दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 नई वाली एनसीईआरटी के चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 जो है परिवार और समुदाय से संबंधित है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि परिवार क्या होता है, समुदाय क्या होता है और हमें परिवार की ज़रूरत क्यों है, परिवार के प्रकार क्या क्या हैं, परिवार है ना दुनिया में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अध्याय 9 जो है परिवार और समुदाय से संबंधित है। परिवार होता क्या है? परिवार समाज की एक मूल इकाई होती है। जैसा कि आप जानते हैं परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे पुरानी इकाई है। यह प्रेम, सहयोग, जिम्मेदारी और परंपराओं पर आधारित होती है ना। तो हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें तिरुवल्लुवर जी का एक कोट दिया गया है, हर चैप्टर की भांति इसमें भी है। प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल, यानी कि प्रेम और धर्म को पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल के रूप में यहाँ पे तुलना की गई है। अगर हम बात करें इसके आगे तो हर चैप्टर की भांति इस चैप्टर में भी आपको एक प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, जिसमें पहला प्रश्न है परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि परिवार जो है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है। और दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है और समुदाय में इसकी भूमिका क्या है, हमारे जीवन में समुदाय की भूमिका क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आगे आपको दिया गया है, ये रहा परिवार। हम सभी अधिकांशतः एक परिवार में रहते हैं। परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। आज भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जैसे संयुक्त परिवार से लेकर के एकल परिवार तक। संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई बहन और कई सारे लोग, ये सब मिलकर के एक साथ रहते हैं, है ना। जैसा कि आपने भी देखा कि परिवार भी विविध प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप अगर चित्र एक देखेंगे तो यहाँ पे संयुक्त परिवार के उदाहरण को दर्शाता हुआ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देखेंगे कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं, बैठे हैं बच्चों के साथ, कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उसका नाम सितार है ना। और आगे बढ़िए, यहाँ पे एकल परिवार के कुछ उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण एकल परिवार पहले वाले चित्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माता पिता और उनके 2 बच्चों को दिखाया गया है, जैसे कि शहरों में आम बात होती है। और दूसरे वाले चित्र में दिखाया गया एक माता हैं और वो अपने 2 बच्चों के साथ में बैठी हैं और बच्चों को पढ़ा रही। तो इन दोनों प्रकार के परिवारों में एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि पहले वाले में जो आपको ये पहला चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें एक परिवार है, उस परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। इसमें क्या होता है कि माता पिता दोनों बच्चों का समान रूप से लालन पालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। लेकिन दूसरे वाले चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ बच्चे की माता दिखाई दे रही हैं और 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आजकल आधुनिक समय में क्या है कि कभी कभार माता या पिता किसी कारणवश अलग अलग रह रहे होते हैं या अलग हो जाते हैं, उनका विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक जिसको कहते हैं, यानी कि डिवोर्स हो जाता है, या सेपरेशन में रह रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता या पिता में से कोई एक उन बच्चों की परवरिश करता है, पालता पोसता है, उनकी देखभाल करता है। तो ये भी एकल परिवार का एक उदाहरण है, जिसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक माता या पिता में से कोई एक रहता है। यहाँ पे भारतीय परिवारों में रिश्तों की विविधता के बारे में भी हमने देखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात एकल परिवार की। एकल परिवार के बाद अंग्रेजी भाषा में पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्द नहीं हैं। इनमें से कुछ शब्द हमने प्रथम अनुच्छेद में देखे। भारतीय भाषाओं में इनके अनेक नाम हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी और बहुत सारे नाम हैं, है ना, बहुत सारे संबोधन होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में सीमित होते हैं, जैसे सबको अंकल या आंटी बोलते हैं। कुछ भाषाओं जैसे तमिल में बड़े भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन के लिए भी अलग अलग शब्द हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय भाषाओं में कज़िन के लिए कौन सा शब्द है? अधिकांशतः भारतीय भाषाओं में आपको ऐसा कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कजिन का अर्थ केवल भाई और बहन होता है। इससे परिवार में सभी बच्चों के लिए बीच गहरे संबंध का पता चलता है। तो
कहने का मतलब भारतीय भाषाओं में रिश्तों की विविधता पाई जाती है, यानी कि हिंदी में रिश्तों के लिए विशिष्ट शब्द जैसे कि बुआ, ताऊ, मौसी, नाना, नानी आदि, अंग्रेजी में कजिन जैसे शब्द रिश्तों की गहराई को नहीं दर्शा पाते। यानी कि जो बातें हमारे भारतीय संस्कृति में है वो दूसरी भाषाओं में खास करके अंग्रेजी में नहीं दिखाई देती हैं। परिवार में भूमिका और जिम्मेदारी की अगर बात करें तो माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चे घरेलू कार्यों में भाग लेते हैं और पारिवारिक मूल्यों को सीखते हैं। परिवार के एक प्रकार का विद्यालय है जहाँ पे बच्चे सेवा, त्याग, सहयोग जैसे मूल्य को सीखते हैं। जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, परिवार के सदस्यों के बीच संबंध आपसी प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता पर निर्भर करता है। यानी कि सहयोग का अर्थ होता है एक साथ काम करना, एक दूसरे के साथ सहभागिता करना। परिवार के प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के प्रति एक भूमिका और दायित्व तो होता है। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल व्यक्ति और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, किंतु जब बच्चे बड़े होते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे माता पिता हों या भाई बहन आदि की सहायता के लिए अधिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दैनिक अभ्यास में बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। अनेक घरों में बच्चे परिवार द्वारा कई पीढ़ियों में अपनी परंपराओं तथा प्रथाओं को भी सीखते हैं। तो परिवार एक तरीके से विद्यालय के रूप में है जहाँ पे बच्चे अपनी पहली शिक्षा प्राप्त करते हैं। अपने धर्म का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल सीखते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें किसी स्कूल में सीखने के पहले हमें अपने परिवार में ही सिखाई जाती हैं, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शालिनी की एक कहानी दिखाई दे रही है। इसमें आपको इस चित्र में कई सारे सदस्य दिख रहे होंगे जो बैठे होंगे। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कोई दौड़ रहा है, कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें इस चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें एक कहानी बताई गई है। कहानी क्या है? शालिनी केरल के एक नगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा व्यापार करते हैं और उसकी माँ पास में स्थित एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। शालिनी जो है शालिनी का एक छोटा भाई है। उसकी दादी अचम्मा, यानी कि पिता की माँ को अचम्मा कहते हैं। चितप्पा यानी कि पिता के भाई या चाचा को चितप्पा कहते हैं। और चित्ती चाची या चाचा की पत्नी को कहते हैं। वो सब एक साथ रहते हैं, यानी कि उनके परिवार के कई सदस्य एक साथ मिलकर के रहते हैं। चिन्नी उनकी एक बेटी है जो शालिनी की चचेरी बहन है। उनके चाचा चाची की एक बेटी है जिसका नाम क्या है? चिन्नी है, जो शालिनी की चचेरी बहन है। शालिनी के चाचा की नौकरी कुछ दिन पहले छूट गई है और उसकी चाची एक गृहिणी, यानी कि चाची गृहिणी है। गृहिणी का मतलब कि चाची जो है घर का काम करती हैं। पूरा परिवार ओणम के त्यौहार की तैयारी में जुटा हुआ है, यानी कि वो ओणम का त्यौहार मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अचम्मा ने शालिनी के पिता से कहा कि तुम्हारा भाई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए वह त्यौहार पर नए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। जब शालिनी के माता पिता उसे और उसके भाई को खरीदारी के लिए लेकर गए तो वह न केवल अपने लिए बल्कि चितप्पा, चित्ती और चिन्नी के लिए भी कपड़े लेकर के आए। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए परिवार किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है ऐसी स्थिति में जब आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हो, किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि शालिनी को अपनी उम्मीद के अनुसार रेशमी कपड़े नहीं बल्कि सादे सूती कपड़े मिले। अचम्मा ने शालिनी को समझाया कि परिवार में सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनके पास जो कुछ भी है उसे आपस में साझा करते हैं। यह जानकर शालिनी को अब अपने मनपसंद कपड़े ना मिलने के लिए बुरा नहीं लगा, यानी कि शालिनी को जो कुछ भी मिला उसमें ही वो खुश थी। नए कपड़े ना मिलने का अब उसको कोई गम नहीं है। तो कहानी में क्या है कि सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना। और त्यौहार में सभी के लिए कपड़ा खरीदने गए वो सब शालिनी के लिए। तो शालिनी को त्याग और साझा करने का मूल्य भी समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें अगली कहानी है तेनजंग की। तेनजंग की कहानी क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगले चित्र में एक कहानी दिखाई गई है।
पूर्वोत्तर में मेघालय के एक गांव की। मेरा नाम तेंजिंग है। मुझे उन पहाड़ों से प्यार है जहां मैं रहता हूं। यद्यपि कभी कभी वहां जीवन कठिन हो जाता है। मेरे पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन यानी कि जहां पर्यटकों के लिए बिक्री है तो सुंदर पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं में कार्यरत हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी ने घर की सफाई, सब्जियों के बगीचे की देखभाल और घर के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी कभी वह हम सब के लिए भोजन पकाने में भी मेरी दादी की सहायता करते हैं। दादी के पास हमेशा मुझे सुनाने के लिए रोचक कहानियाँ होती हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सबका रोल बंटा हुआ है परिवार में। यानी कि पिताजी कुछ और काम कर रहे हैं, उसके माताजी कुछ और काम कर रही हैं, तेंजंग कुछ और कर रहा है, कुछ लोग पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग घरेलू जो काम है उसमें एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब दादी का रोल क्या है? दादी बच्चों को हंसी मजाक और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके खेल के लिए, उनके मनोरंजन के लिए और उनके नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए उनको अपने साथ बिठा करके रोचक कहानियाँ सुनाया करती हैं। लोगों को उनसे बेहतर तरीके से समझने वाला शायद कोई और नहीं हो सकता। तेंजंग कहता है आगे कि मेरे दादा पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं और मुझे स्कूल बस स्टॉप तक ले जाते हैं। यानी कि उसके दादा जो हैं पढ़ाई में उसकी मदद करते हैं और उसको स्कूल बस के स्टॉप तक लेकर के जाते हैं। वह हमारी कॉलोनी के सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। यानी कि उसके दादा वहाँ का जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, जो सोशल एक्टिविटी होती है, वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं। अन्य लोगों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जब हमारे क्षेत्र में बिजली चली गई थी तब वह पास में स्थित कार्यालय में गए और वहाँ शिकायत दर्ज कराई। यानी कि बिजली चली गई तो बिजली का जाना पूरे मोहल्ले को, पूरे गाँव को या पूरे उस क्षेत्र को प्रभावित करता है, जो कि एक सामाजिक समस्या बन जाती है कुछ टाइम के लिए। तो उसके लिए उसके दादाजी वहाँ पर जा कर के शिकायत करते हैं ताकि बिजली की सप्लाई चालू हो सके और लोगों को समस्याओं से निजात मिल सके। तो ये उसने बताया अपने दादाजी के बारे में। तूफान आने पर हमारे पास घर को नुकसान हुआ तो उन्होंने आसपास के सब परिवारों से धनराशि एकत्र की और मरम्मत कराने के लिए उन्हें दी। यानी कि उनके दादा ने तूफान आने के टाइम पे घर की मरम्मत के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे करके उन लोगों को दिया जिनको उनकी ज़रूरत थी। अब आगे क्या कह रहा है ये? हम भाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता भोजन और कपड़े जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करते हैं। जब किसी विशेष खर्च की बात आती है तो मैंने अधिकांश देखा है कि वे आपस में चर्चा करते हैं। माँ कहती है कि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ सवाल है विचार करने योग्य। क्या कहा जा रहा है? तेंजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते हैं? घरेलू कार्यों में तेंजिंग के पिता की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है? तेंजिंग के दादा दादी कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं? इन प्रश्नों का आपको अपने हिसाब से जवाब देना है। यहाँ पे आपको एक काम करना है। काम क्या है? आप भारत के किसी क्षेत्र में ऐसे परिवार की कहानी की रचना कीजिए जहां पारिवारिक मूल्यों का पालन किया जा रहा हो। इसे लिखकर अथवा चित्र बनाकर कक्षा में साझा कीजिए। आपको और क्या काम करना है? अपनी कक्षा के सहपाठियों को साथ लेकर 2 या 3 परिवारों के आसपास एक लघु नाटिका का मंचन करना है। आपके द्वारा लिखे गए नाटक में ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों अवश्य होनी चाहिए जिसका सामना परिवार वाले करते हैं और उनका हल निकालते हैं। शालिनी और तेंजिंग की कहानियों में हम संयुक्त परिवारों को देखते हैं। आपके विचार से आधुनिक जीवन शैली में कौन सा आयाम है जिनके कारण कुछ दंपति एकल परिवार को अपनाते हैं, अर्थात बुजुर्ग पीढ़ी व अन्य परिजनों से अलग जीवन जीते हैं। दोनों प्रकार के परिवारों के कुछ लाभ और कुछ हानियां भी हैं, वो आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं समुदाय की। परिवार ना केवल अपने अंदर बल्कि परिवार से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं। यानी परिवार आंतरिक रूप से अपने सदस्यों के साथ साथ उस परिवार के बाहर के लोगों से भी जुड़ाव का काम करते हैं। आपस में जुड़े हुए लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। यानी कि लोगों का आपस में जुड़ा हुआ जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। विभिन्न संदर्भों में समुदाय के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्यौहार मनाने, मेले, विवाह व अन्य अवसरों के आयोजन पर। कुछ गाँवों में लोग फसल कटाई और बुआई के लिए भूमि तैयार करने जैसे कृषि कार्यों में एक दूसरे को सहायता देने के लिए भी एक साथ आते हैं। समय बीतने के साथ समुदाय प्राकृतिक संपदा और पानी, चारागाहों तथा वन उत्पाद जैसे संसाधनों के साझा उपयोग पर भी सहमत होते हैं।
यह अनेक जनजातीय समुदायों तथा कुछ ग्राम समुदायों में देखा गया है कि आज के ग्रामीण भारत के ग्राम समुदाय में भी कुछ सीमा तक ऐसा देखा जा सकता है। इस तरह के अभ्यास उन्हें अलिखित नियम कह सकते हैं, यानी कि जिसका कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया, लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी लोग उसको मानते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि समुदाय के अंदर सभी परिवारों और व्यक्तियों के विशिष्ट कर्तव्य हैं, अर्थात समुदाय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। वास्तविक जीवन में उपरोक्त कहानियों में से ग्रामीण संदर्भ का दृष्टांत दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी समुदाय होते हैं, यद्यपि यह कुछ अलग तरीके से कार्य करते हैं। आइए वास्तविक जीवन की एक और कहानी का उदाहरण देखते हैं। 20 साल से अधिक समय पहले गुजरात के एक क्षेत्र में एक छोटी सी ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के मालिक कमल परमार ने देखा कि सड़क पर वंचित बच्चों का एक समूह है। इनमें से कुछ बच्चों की ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि अन्य तो कभी विद्यालय गए ही नहीं थे। कमल ने अपने नियमित काम के बाद उन्हें हर दिन शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को रात में मुफ्त भोजन भी कराया। जल्दी ही उनकी कक्षा में 150 बच्चे नियमित रूप से आने लगे और पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि भी थी। एक स्थानीय विद्यालय के कुछ अध्यापकों ने इन कक्षाओं के बारे में सुना। उन्होंने भी वहाँ पढ़ाना शुरू किया। उनमें से एक ने बताया कि इन बच्चों के पास बैठने के लिए समुचित बेंच नहीं है, कक्षाओं में पूरी तरह शांति नहीं है और गुजरते हुए वाहन काफ़ी शोर करते हैं। फिर भी वे अध्यापकों की बातों में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। इसने मेरा मन छू लिया। मुझे उनसे जो स्नेह और लगाव मिला वह अविश्वसनीय है। नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले कुछ बड़े बच्चों ने भी कमल की कक्षाओं में स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर दिया। इनमें से एक ने बताया कि हम वहाँ पढ़ाने गए थे, किंतु हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। यानी कि जब आप किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ सिखाते हैं, तो आपको भी सीखने का मौका मिलता है। अपनी कक्षा में इस कहानी पर चर्चा कीजिए। यह कहानी समुदाय के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति को दर्शाती है, यानी कि ये जो कहानी आपने अभी सीखी यह समुदाय के किस रूप को प्रदर्शित करती है, समुदाय का कैसा रूप आपके सामने आता है। कमल परमार के प्रयास में कौन कौन से मूल्य प्रदर्शित होते हैं, यानी कमल परमार ने जो प्रयास किया उसमें कौन कौन सी बातें दिखाई देती हैं और क्या चीज़ इससे समझना है। उन वंचित बच्चों के बारे में सोचिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि समाज ने उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है? क्या आपको ऐसा लगता है? समाज को सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछले 30 से 40 वर्षों में नए प्रकार के समुदाय उभरे हैं। अनेक नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियां ऐसे समुदायों के उदाहरण हैं जो अपने नियम और व्यवस्था बनाते हैं। यह नियम अपशिष्ट प्रबंधन, सामान्य क्षेत्रों की सफाई, पालतू पशुओं की देखभाल और अन्य चीज़ों को लेकर के हो सकते हैं। इन समुदायों में रहने वाले लोग इन नियमों और कानूनों के निर्माण में भागीदार होते हैं। अंततः समुदाय आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए आवासीय कल्याण समितियां किराने की आपूर्ति के लिए व्यापारी समुदाय और कूड़े के निपटान के लिए नगर निगम के कामगारों पर निर्भर होते हैं। हमारे जटिल समाजों में अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के समुदायों पर निर्भर होते हैं। अब हम यह समझ सकते हैं कि समुदाय की लचीली संकल्पना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। एक जाति या उसके उपविभाजन को भी बहुधा एक समुदाय कहा जाता है। एक विशेष धर्म, क्षेत्र, सामान्य कार्य या रुचि के लोगों का समूह जो होता है उसको भी एक समुदाय के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गाँव का किसान समुदाय आदि ऐसे ही है। और यह सूची अनंतहीन है। जितना आप चाहे उतना बड़ा आप कर सकते हो। अपने विद्यालय में आप विभिन्न समुदायों का हिस्सा हो सकते हैं। निसंदेह आप कक्षा के साथ साथ खेल समुदाय, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विज्ञान या नाट्य समूह आदि का भी हिस्सा हो सकते हैं। ये सब रहे समुदाय के उदाहरण। परिवार यानी कि आगे बढ़ने से यानी कि नया चैप्टर्स अभी तक हमने जो आपने यहाँ पे पढ़ा इसमें कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो क्या मिला कि समुदाय होता क्या है? कई परिवारों और व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा समुदाय त्योहारों, आपदाओं, सामाजिक कार्यों में एकजुट होकर के काम करते हैं। सहयोग के उदाहरण की बात यहाँ पे झबुआ मध्य प्रदेश के भील समुदाय ने जन संकट में पेड़ लगाए, तालाब बनाए, इसे हलमा कहा गया। चेन्नई की बाढ़ का यहाँ पे उदाहरण दिया गया 2015 की जो थी। धार्मिक संगठनों ने भोजन और सहायता प्रदान करी। कमल परमार की यहाँ पे जो की स्टोरी आपने पढ़ी, यह वंचित बच्चों को शिक्षा और भोजन देकर समुदाय सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। शहरी और ग्रामीण समुदाय में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। यानी कि ग्रामीण समुदाय में खेती, जल संरक्षण जैसे कार्यों में सहयोग नाम की चीज़ आती है। वहीं कुछ उदाहरण अगर शहरी समुदायों की बात करें तो इनमें आवासीय समितियां हैं, सफाई, सुरक्षा और नियमों का पालन करती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा उसकी हम बात करते हैं। परिवार मानव समाज का आधार है।
आदर्श रूप में परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्यों और कार्यों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई होती है, यानी समुदाय जो होता है क्या होता है, अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से एक बड़ी इकाई होती है जो कि एक दूसरे को सहयोग प्रदान करती है। और समुदाय के अनेक प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, समुदाय के अनेक प्रकार भी होते हैं, अतः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर। हमने यहाँ पे समुदाय और परिवार के बारे में सीखा। समुदाय का योगदान क्या है, परिवार के सदस्य एक दूसरे को कैसे सहयोग करते हैं, परिवार समुदाय के साथ कैसे जुड़ाव रखता है, शहरी और ग्रामीण समुदाय क्या होते हैं, छोटे स्तर के समुदाय क्या होते हैं, वो हमारे जीवन को आसान कैसे बनाते हैं, इन तमाम सारी बातों पे हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम और बेहतर बना सकते हैं तो कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। धन्यवाद।